जय हिंद एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है पेट्रोटिक आईएएस में। ये हमारा आईएएस पीसीएस वाला डेली करंट अफेयर्स। इसके अंडर में आज के जितने भी मुख्य न्यूज हैं उनको हम आईएएस पीसीएस के पर्सपेक्टिव से पढ़ेंगे। तो हमारे पास आज नियर अबाउट 11 टॉपिक हैं, 11 से ज़्यादा ही हैं। छोटे छोटे टॉपिक हैं लेकिन कुछ नहीं तो 7-8 तो मेजर टॉपिक हैं। तो देखते हैं क्या क्या टॉपिक है। पहला टॉपिक है कि अभी एक इंडिया का फर्म है, टेक फर्म है, उसको ईयू एंड यूएस ने सैंक्शन कर दिया क्योंकि उसका रिलेशन रशिया से था। अब रशिया का युद्ध चल रहा है यूक्रेन से, यूक्रेन को सपोर्ट कर रहे हैं यूके एंड यूएस। तो अगर इंडिया रशिया को जाएगा तो अगर दुश्मन का दोस्त तो दुश्मन हुआ ना, तो सैंक्शन करेंगे। अभी तक हम मैनेज कर रहे थे लेकिन अब होगा कुछ ऐसे। हमने देखा था कि चीजें क्या हो रही हैं, इधर से इधर जा रही हैं और रशिया नहीं चाहता कि टेक्नोलॉजी जो हमारे पास है वो रशिया के पास जाए और चीजें वो ब्लॉक करना चाहता है रशिया को। तो अभी पढ़ेंगे इसको डिटेल में। तो आईआर के पर्सपेक्टिव से और ये मेंस स्पेसिफिक हो गया। उसके बाद सेकंड है इंडिया अप्रोच शुड नॉट बी कंक्लूडेड बाय द कन्फर्मिज्म। यहाँ पे है हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर का स्टेटमेंट है। उन्होंने अपना दम दिखाया है कि इंडिया का जो पाथ होना चाहिए वो किसी और को फॉलो नहीं करना चाहिए, हमारा खुद का पाथ होगा। हम खुद अपना नया वे बनाएंगे, हमें वेस्ट के फॉलो करने की जरूरत नहीं है, कॉपी करने की जरूरत नहीं है, हमारा और वेस्ट वाले फॉलो करेंगे, ऐसा बोल रहे हैं। देखते हैं क्या होता है। फिर थेयम जीएस पेपर 1, ये पेपर है, टी नहीं है। पेपर 1 आर्ट एंड कल्चर। अभी देखेंगे कि बेसिक्स क्या है, कैसे ये रिलेटेड है, इसका हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव क्या है, इसका आर्ट एंड कल्चर क्या है, देखते हैं। तो ये प्रीलिम्स स्पेसिफिक है। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे कि परमानेंट कमीशन टू द वुमेन, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कोस्ट गार्ड को कि भाई इनको परमानेंट कमीशन दीजिए। आप लोग कह रहे हैं कि नारी शक्ति, लेकिन जब नारी शक्ति की बात आ रही है वहां पे तो आप वीमेंस को राइट दे ही नहीं रहे। जब राइट्स नहीं देंगे तो कैसे आएगा, तो उसको देखते हैं। जीएस पेपर 2 से रिलेटेड है और मेंस स्पेसिफिक होगा। देन वी विल स्टडी दिस क्वांटम कंप्यूटर का बेसिक्स पढ़ेंगे प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से, इसके को डिटेल में नहीं जानेंगे क्योंकि इरेलीवेंट हो जाएगा। फिर बर्लिन वेल्स क्या होते हैं वो देखते हैं प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से। उसके बाद एवरीथिंग इज गार्डन इज ऑफ द इलेक्शन इज नॉट लवली। तो देखते हैं अभी जो चंडीगढ़ में इलेक्शन हुआ था उस पर जजमेंट आया है, उसके कॉन्टेक्स्ट में पूरा डिटेल मैनर में लिखा है कि फेयर एंड फ्री इलेक्शन कितना इंपॉर्टेंट होता है डेमोक्रेसी को बचाए रखने के लिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज लैंड मैनेजमेंट पॉलिसीज है, इस पे एक डिटेल न्यूज है तो इसको भी हम लोग कवर कर रहे हैं काफी डिटेल में। तो जीएस पेपर 3 में जो लैंड रिफॉर्म एंड लैंड यूज इन्वायरमेंट सब में ये आ जाएगा, तो मेंस पर्सपेक्टिव से इसको पढ़ा जाएगा। देन वी विल स्टडी द रशियन इकोनॉमी आफ्टर द 2 years वॉर। देखते हैं इनका इकोनॉमी कैसे, बड़ा सरप्राइजिंग बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आप देखिएगा कि युद्ध में लोग पीछे जाते हैं, रशिया को मजा आ रहा है, रशिया ने की इकोनॉमी अच्छी हो रही है। तो प्लीज इसको हम लोग एक बार अच्छे से देखते हैं। ट्रम्प जो उनका होता है कि पैसे दो नहीं तो कुछ नहीं मिलेगा, फ्री में चाहिए, यूरोप वाले को बोल रहे हैं कि फ्री में सारा हम यूएस तुम्हें सिक्योरिटी प्रोवाइड करें, कुछ दोगे नहीं। तो ये कह रहे हैं कि जैसे इंश्योरेंस होता है ना, 100 रुपए 200 रुपए देते हैं तो कुछ इवेंट होता है तो आपको वापस मिलता है। जैसे आपने अपने गाड़ी का इंश्योरेंस कराया ही नहीं और जब एक्सीडेंट होगा तो पैसा मांगने चले आओगे। ट्रम्प का यही है कि पैसा दो पहले। देन वी विल स्टडी अबाउट द बिटकॉइंस। इसका जो कॉन्सेप्ट होता है थोड़ा सा इसको भी प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है वो पढ़ेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट न्यूज दैट इज ऑन द फ्रंट पेज। और फ्रंट पेज का न्यूज है कि सेवरल इंडियंस रिलीज्ड बाय द रशियन आर्मी। अभी हम कंटिन्यू देख रहे थे कि रसा में जो चल रहा था कि हमारे इंडियन आर्मी है वो जाके इंडियन पीपल आर ज्वाइनिंग द रशियन आर्मी ड्यू टू द मनी दे आर गेटिंग। अब यहाँ पे क्या दिक्कत है, अभी आपको लगेगा कि क्यों ऐसा कर रहे हैं, वहां युद्ध हो रहा है, युद्ध में जान देने क्यों जा रहे हैं, ऐसा नहीं लगता है। शुरू में पता है क्या लगता है, शुरू में पैसा दिखता है। उनको ये दिख रहा है कि अगर मैं 2.5 लाख रुपए पर महीने मिल रहा है, 2.5 लाख रुपए को वो जोड़ रहे हैं, एक साल में 12 महीने होते हैं और ये 30 लाख हो गया। और वो जोड़ रहे हैं कि 2 साल में 24 महीना होगा
तो ये 60 लाख रुपए होगा। अब वो सोच रहे 60 लाख मिलेगा, 10 लाख में खा पी लूंगा, जी लूंगा कैसे, 50 लाख बचा के आऊंगा यहाँ इंडिया में, बढ़िया दुकान खोलूंगा या बढ़िया कुछ ओपन किया जाएगा, जिंदगी बढ़िया इजी हो जाएगी। यहाँ एक आदमी जिसके पास थोड़ी भी अपॉर्चुनिटी नहीं है, वो 10,000 भी नहीं कमा पा रहे, उसको अगर ऐसे सपना देखता है तो वो अपना जमीन बेच के भी 10 लाख 15 लाख देने को तैयार है, क्योंकि बाद में 50 लाख लेके आएगा ना, 50-60 लाख। तो उसको लगता है कि काफी फायदा है। लेकिन वहां पे जब युद्ध में जा रहा है, बम गोले गिर रहे हैं उसके सामने, उसका दोस्त वहां पे डेथ हो जा रहा है, तब उसको डर लगता है कि वो 10,000 ही सही है, ये 50 लाख 50-60 छोड़ो। तो वो लोग अर्जी कर रहे हैं। तो ऐसा बहुत सा केस है। अब इन्होंने साइन किया है, अब दशा को चाहिए कि उन्हें आर्मी चाहिए, उनके पास तो ह्यूमन रिसोर्स है नहीं। सोचिए दशा का पॉपुलेशन 14 करोड़ है, यूपी का पॉपुलेशन 24 करोड़। रसा इंडिया का 7 गुना होके यूपी का आधा, अगर 24 करोड़ देखे 12 करोड़ आधा हुआ, आधा से थोड़ा ज्यादा हुआ। इतनी आबादी है, जमीन इतना है, पैसे की कमी नहीं है, लेकिन लोगों की कमी है। और इंडिया में लोग ज्यादा है, पैसे की बहुत कमी है। तो दे आर गोइंग टू ज्वाइन। अब यहाँ पे है कि वहां पे जब डर लग रहा है, फिर ये लोग अप्लाई कर रहे हैं कि नहीं वापस आना है। अब उस कंडीशन में रसन कह रहे हैं कि अरे आपने तो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, और इनसे वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करा देते हैं। रसन में लिखा रहता है, पढ़ भी नहीं पाते, इनको लगता है बस वही 2.5 लाख दिखता है। तो दिस इज द कंडीशन। इससे थोड़ा सा यहाँ की एक्सटर्नल मिनिस्ट्री अपना अप्रोच कर रही है। यहाँ पे तो एक केस में ऐसा है कि एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री भी कॉल नहीं उठा रहे हैं कई बार, और वो कह रहे हैं कि प्रोसेस में है, सारे पेपर लगाए गए हैं, अब जल्दी जल्दी कुछ होगा। तो ये सब चीज़ें, जैसे कि एक जो गए हैं उनके ब्रदर यहाँ पे बोले हैं कि उन्होंने जब कॉल किया अपने इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री में, तो उन्होंने बोला कि वहाँ पहले तो बोलते हैं कि रिस्पांस नहीं देते हैं, फिर जब रिस्पांस आता है तो कहते हैं कि वो मीटिंग में है, ऑफिशियल्स मीटिंग में है। और ऑफिशियल जब आते हैं तो वो कहते हैं कि सारा पेपर वर्क हो चुका है, आप वेट कीजिए, चीजें आगे बढ़ रही हैं। और महीनों हो जा रहा है, चीजें आगे नहीं बढ़ रही हैं, ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है। ये भी एक पॉलिटिकल न्यूज है कि ये जो तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर है, उनका अभी कुछ स्टेट गवर्नमेंट ने हाई कोर्ट से स्टे कराया था, इन पे केस चल रहा था। फिर इनको फिर दूसरे केस में हाई कोर्ट ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता है कि मतलब आप एक जैसे ये आरोप लगा के कि सारे केस आपके खिलाफ पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। जो जेन्यून केस है जहाँ पे सच में करप्शन हुआ है, उसको भी आप उसी पानी में आप बहा दें। तो जहां पे भी केस है वो चलेगा। इन्होंने कहा कि स्टिपुलेटेड टाइम में होगा। जैसे इनका एक केस इसमें जो लिखा है कि इनका स्पेशल केस चल रहा था, एमपी एमएलए जो कोर्ट होता है स्पेशल कोर्ट, उसमें चल रहा था स्पेशल कोर्ट। उससे इनका चेंज करा के जहां पे प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट है, उसके लिए एक स्पेशल कोर्ट होता है, उसमें लेके गए थे। ठीक है। नहीं, इनका स्पेशल कोर्ट में चल रहा था अंडर द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन कोर्ट, फिर इनको हटा के दूसरे कोर्ट में ले गए। तो वहां पे बोला कि जो एमपी और एमएलए के लिए एक स्पीडी जस्टिस प्रोसीजर होना चाहिए कि जुलाई तक आप करके फाइनल कीजिए, कि कंप्लीट कीजिए इनका, और इनसे बोला है कि आप कोऑपरेट कीजिए। तो यही आजकल चल रहा है ना कि जो पॉलिटिकल मोटिवेटेड केसेज हैं, उनको लोग दिखा के ये कह रहे हैं कि ये हम सच में करप्शन में इन्वॉल्व नहीं है, हमारी पॉलिटिकल जो आइडियोलॉजी है उसके कारण हमारे खिलाफ केस चलाया जा रहा है। लेकिन बहुत से ऐसे केस हैं जहाँ पे सच में करप्शन हुआ है, और उसको भी दिखाया जा रहा है कि हमारा पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। तो यहाँ पे हाई कोर्ट ने कहा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। ये केस है जहां पे सेंटर एग्जामिनिंग इंडिया टेक फॉर्म सैंक्शन्ड बाय द ईयू यूएस फॉर द क्लोज टाई विद द रसन कंपनी। तो एक इंडियन कंपनी थी, उनका रस्सा के साथ संबंध था, उनको रस्सा के साथ असिस्टेंट कुछ जो होते हैं रिसोर्सेज प्रोवाइड कर रहे थे। और इनका यूएस एंड यूके के साथ भी जो ईयू के साथ भी इनका ट्रेड रिलेशन था। अब ईयू ने सैंक्शन कर दिया। ये ईयू का ये कहना है, यूएस का कहना है कि ये हमसे आप डुअल यूज जिसका यूज सिविलियन, जिसका कुछ मटेरियल ऐसा है जिनका यूज सिविलियन वर्क के लिए भी होता है, मिलिट्री यूज के लिए भी होता है। तो आप सिविलियन यूज के लिए मंगा के आप रस्सा को बेच रहे हैं, रस्सा मिलिट्री में यूज कर रहे हैं। जैसे आप मंगा रहे हैं ट्रांजिस्टर चिप, बोल रहे हैं कि कंप्यूटर में लगाएंगे, हेडफोन में लगाएंगे, कैमरा में लगाएंगे, रेडियो में लगाएंगे, और आप उसको भेज दे रहे हैं
रसा के पास है, और रसा किस में यूज कर रहा है, उसको मिसाइल और ड्रोन बना रहा है। तो ये ऐसा पाया गया होगा, अब इनका क्या हुआ होगा कि रसा का कुछ मिसाइल गिरा होगा और यूक्रेन में, यूक्रेन ने चेक किया होगा, तो उसमें जो चिप या जो भी उसमें ट्रांजिस्टर मिला होगा वो मिला होगा, अरे ये तो इस कंपनी को बेचा, ये कंपनी रशिया के पास कैसे आ गया। तो वही उन लोगों ने सोचा होगा, अरे कहीं ना कहीं कुछ तो है कि इधर से इधर डाइवर्जन हो रहा है। ऐसे रसा ने बहुत किया, अभी अभी देखेंगे कि रसा की इकोनॉमी ऐसे बढ़िया चल रही है, उनकी सैंक्शन है फिर भी है। इंडिया में ये कंपनी अब एक्सटर्नल अफेयर के साथ इन्वॉल्व है। ये कंपनी का पार्ट रहा है जो गवर्नमेंट का आत्मनिर्भर भारत चल रहा है, उसमें भी इस कंपनी का कोलैबोरेशन है। अब कॉमर्स एंड इंडस्ट्रियल मिनिस्ट्री भी इसमें आ गई, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी भी आ गई, अब सब ये आ गए। अब इनका ये है कि मतलब क्या स्टेप लिया जाए। यहाँ पे देखिएगा इस कंपनी का अब गवर्नमेंट कह रही है कि हमसे कुछ लेना नहीं है, आईआईटी मद्रास ने इनको सॉर्ट आउट किया था। और वो कौन सा प्रोग्राम चला रहा है, आईआईटी मद्रास सेंटर फॉर द प्रोग्रामेबल फोटोनिक इंटीग्रेटेड सर्किट एंड सिस्टम, ये वाला प्रोग्राम चल रहा है आईआईटी मद्रास में। तो अब देखते हैं, गवर्नमेंट ने बोला कि देखते हैं क्या एक्शन लेते हैं, पहले हम पूरा रीड करेंगे किस टाइप का ये सैंक्शन है। अब अगर हमें लगेगा कि लॉजिकल नहीं है तो हम ईयू और यूएस से अपील करेंगे, चैलेंज करेंगे उनके डिसीजन को। नेक्स्ट है कि नेक्स्ट न्यूज है, एचसी रिजेक्ट्स ज्ञान ज्ञान वापी मास्क पैनल्स अपील अगेंस्ट द पूजा। अब जो कमेटी है अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद कमेटी, वो यहाँ पे अभी हाल ही में जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट था उसने पूजा करने का ऑर्डर दिया, ये गए हैं कि पूजा नहीं किया जाए। अब हाई कोर्ट ने बोला कि पूजा कैसे रोक दें, पूजा इन्होंने तो प्रूफ कर दिया कि ये पहले से ही यहाँ पे पूजा करते थे 1993 के पहले से। 1993 में एक ऑर्डर आया था स्टेट गवर्नमेंट का, तब से बैन है। तो बैन के पहले था तो इनका राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन इनका ऐसे हर्ट होगा। जो व्यास फैमिली है, व्यास फैमिली ने क्लेम किया है कि ये पहले से ही यहाँ पे पूजा कर रहे थे, और ये जो व्यास का तहखाना जो है वो इनके पास 1937 से ही है। तो यही मैटर यहाँ पे आ गया। अब इसमें आपने देखा है कि बहुत से प्लेस ऑफ रिलीजियस कन्वर्जन एक्ट आएगा, वहां पे देखिएगा, वहां पे ये तो प्रूव करना पड़ेगा कि नेचर क्या है। प्लेस ऑफ द वर्शिप एक्ट है, वहां पे हम कन्वर्ट नहीं कर सकते, लेकिन कन्वर्जन करने के पहले ये तो देखा जाएगा नेचर क्या था। यही नेचर प्रूफ कर रहे हैं कि नहीं, नेचर हिंदू का था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज जो हमारा है काफी इंटरेस्टिंग है, थेयम परफॉर्मेंस से लेके। व्हाट इज द थेयम? थेयम परफॉर्मेंस एक रिचुअल्स है, ये हिंदुइज्म के अंडर में है, लेकिन इसका ओरिजिन माना जाता है कि ट्राइबल ओरिजिन है। केरला में हिंदुइज्म पहुंचा था, उसके पहले से ये थेयम मनाया जाता है वहां पे। और वहां की ट्राइबल है वो पहले इसको जो उनके सेक्रेड ग्रोव होते थे, जो बगीचे होते थे, उसमें मनाते थे। अभी ये टेम्पल में भी परफॉर्म होता है। और इसमें कॉस्ट्यूम एक अपना अलग तरीके का कॉस्ट्यूम है। इसमें जो थेयम है वो उनको ही देती माना जाता है, और माना जाता है कि देती का जो स्पिरिट है उनके अंदर चला गया है। दे परफॉर्म द डांस, म्यूजिक सब चलता है। एक बार मैं दिखाता हूँ उसको। और ये केरला के नॉर्दर्न मालाबार एरिया है उसमें होता है, जो कन्नूर है, ठीक है। तो एक बार परफॉर्मेंस और थोड़ा सा मैं दिखा दूं तो क्लियरिटी आएगा। ये इनका कॉस्ट्यूम है, ठीक है। यहाँ पे ये इस तरीके के कॉस्ट्यूम होता है। डांस परफॉर्मेंस एक बार दिखा देता हूँ, जो ये लोग डांस परफॉर्मेंस करते हैं। ये जो है यही थेयम है, ये मेन डीटी का रोल प्ले कर रहा है। तो ये थेयम हो गया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज जो हम लोग कवर करेंगे, यहाँ पे देखते हैं एक रिपोर्ट है
फ्रॉम द यूएस बेस्ड ग्रुप से इन्होंने बोला है कि 75% ऑफ द हेट स्पीच इवेंट टुक प्लेस इन द बीजेपी रूल्ड स्टेट, और इसमें बोला कि 32% ऑफ दिस डॉक्यूमेंटेड इवेंट्स were originated by Vishwa Hindu Parishad and Bajrang Dal. Okay. There is 36% of the event which include a direct call for the violence. So you can use this, all this. 78% of the all events involving direct call for the violence occurred in the BJP administered state and territories. Significant number of the hate speech events promised feature leaders affiliated with the BJP. So this is the report that is saying from the here. So you can use whenever you are going to write the state machinery and how the state can be involved in such thing. Okay. Another thing यहाँ पे देखिएगा, farmer stays स्टोर अगेंस्ट द डब्ल्यूटीओ। अब डब्ल्यूटीओ का क्यों करते हैं? डब्ल्यूटीओ का फार्मर्स इसलिए करते हैं कि डब्ल्यूटीओ के अंडर में डिफरेंट रूल्स है जो फार्मर्स के इंटरेस्ट को हार्म करता है। पहला है कि जो सब्सिडीज है उस पर कैप किया है डब्ल्यूटीओ ने। अब फार्मर्स कहते हैं कि हमें सब्सिडीज ज्यादा चाहिए। डब्ल्यूटीओ का रूल है गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट चाह के भी नहीं दे सकती। जैसे एमएसपी का ही केस है, डब्ल्यूटीओ बोलता है कि गवर्नमेंट एक पर्टिकुलर परसेंटेज के ज्यादा अपना जो बाई है वो नहीं कर सकती, सब्सिडीज नहीं प्रोवाइड कर सकती है। दूसरा इम्पैक्ट ये होता है कि डब्ल्यूटीओ के अंडर में हमें अपना जो इंपोर्ट ड्यूटी है, टैक्स है, जो बाहर से सामान आते हैं उस पर टैक्स हम लोग लगा देते थे पहले, तो उनका रेट बढ़ जाता था, तो जो लोकल सामान थे उनके रेट से उनका बराबरिया ज़्यादा होता था। अभी बाहर के चीप बन के आ रहे हैं, यहाँ पे सस्ता बिक रहा है हमारे सामानों का, जो हमारे फार्मर्स के सामान है उसको लोग नहीं पूछ रहे हैं क्योंकि उनका रेट कंपेरेबल हाई है। अब ऐसा नहीं है कि वहाँ के लोगों का बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिविटी है, फिर भी द थिंग इज दैट कि वहाँ की गवर्नमेंट ज़्यादा सब्सिडी देती है, वो इनडायरेक्ट सब्सिडी देती है कि वो टेक्नोलॉजी पे दे दी, रिसर्च करवा रहे हैं बहुत हाई लेवल पे। इंडिया पे डायरेक्ट दिख जाता है कि हमने 6,000 रुपए दिया तो डायरेक्ट दिखा, लेकिन वो रिसर्च करा रहे हैं और उसका फायदा फार्मर्स को होता है, तो वो डायरेक्ट नहीं दिखेगा, लेकिन कहीं ना कहीं रिसर्च से उनको जो टेक्नोलॉजी मिल रही है, अब उनके पास टेक्नोलॉजी इतना है कि अवगत फ्लड उलट कुछ भी आता है पहले ही उनको सब पता होता है, पहले ही वो प्रिवेंट कर लेते हैं। हमें नहीं पता होता है, हम उसका इम्पैक्ट होता है, तो कहीं ना कहीं उनको बेनिफिट है। तो डब्ल्यूटीओ क्या करता है कि जो हमारा टैक्स रेट कम करवा देता है, तो कहीं ना कहीं बाहर की कंपनियां आ जाती हैं, बाहर की प्रोडक्ट आ जाते हैं, जो हमारी प्रोडक्ट है वो कम्पीट नहीं कर पाते। तो इसीलिए फार्मर का हमेशा प्रोटेस्ट होते रहता है, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज, जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर है वो जेएनयू में एच.एन. कुंजरू मेमोरियल लेक्चर दे रहे थे, वहां पे बोले कि आवर अप्रोच शुड बी नॉट बी क्लाउडेड बाय इंपोर्टेड आइडियोलॉजी एंड ग्लोबल कन्फर्मिज्म, कि जो वेस्ट का है अगर वो कह रहे हैं कि ये सही है तो हमको जरूरी नहीं है कि वही सही करें। हमारा अपना आइडियोलॉजी हो सकता है, हमारा अपना ट्रेडिशन हो सकता है, हमारा अपना कल्चर हो सकता है, हमारा अपना पॉलिटी हो सकता है। यहाँ पे भी पॉलिटी के लिए भी बोला है कि जो इकोनॉमिकली भारत आंसर टू द ग्रेटर आत्मनिर्भरता एंड पॉलिटिकली ए मोर ऑथेंटिक एंड रूटेड रिप्रेजेंटेशन। तो कहीं ना कहीं इन्होंने बोला कि वी हैव टू एसोर्ट एट द ग्लोबल लेवल। तो प्लीज रिमेंबर दैट कि कहीं पे भी आपको 2 पॉइंट लिखना हो, ये 2-3 पॉइंट काफी होगा, और हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर ने बोला है तो कोट करते रहिएगा, तो आपके मार्क्स ज्यादा मिलेंगे। स्टेट पीसीएस के लिए ये वाली न्यूज याद रखिएगा कि पंकज उदास थे, उनका डेथ कल उनका डिमाइस हो गया है, सैड डिमाइस। तो याद रखिएगा कि इनको 2006 में पद्म श्री मिला था, तो दैट इज इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज है कि ग्रांट परमिशन परमानेंट कमीशन टू द वुमेन, कहाँ पे बोला है? कोस्ट गार्ड का जो कई सीट्स है वहां पे जो वीमेंस है उनको अभी भी परमानेंट कमीशनिंग नहीं हुआ है। तो सुप्रीम कोर्ट खुद चीफ जस्टिस ने कहा है कि यू स्पीक ऑफ द नारी शक्ति, आपका तो एडवर्टाइजमेंट दिन भर चलता रहता है नारी शक्ति, स्पीच में भी आपका रहता है, तो ये तो बढ़िया मौका है ना कि यहाँ पे आप परमानेंट कमीशन दीजिए, तो आप दिखा देंगे नारी शक्ति है। तो यहाँ पे जब गवर्नमेंट ने बोला नहीं 10% हम दे देंगे, तो इन्होंने कहा कि 10%, मतलब वाई आर यू बीइंग सो पैट्रियार्कल, यू डू नॉट वांट टू सी द फेस ऑफ वीमेन इन द कोस्ट गार्ड, यहाँ तक बोला है। तो दिस इज द कमेंट फ्रॉम द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज,
ये क्वांटम कंप्यूटर्स को लेके थोड़ा सा इस पे हम एनालिसिस करते हैं। व्हाट इज द क्वांटम कंप्यूटर्स? ये इसका जो टेक्नोलॉजी होता है वो जो हमारा नॉर्मल कंप्यूटर्स होता है उससे अलग होता है। नॉर्मल कंप्यूटर्स 2 बिट्स पे काम करते हैं। 2 बिट्स क्या होते हैं? 0 और 1। क्यूबिट्स में क्या होता है? इसका मिक्सचर होगा। क्यूबिट्स में जैसे नॉर्मल कंप्यूटर है 0 और 1, ये 2 बिट्स होते हैं, इस पे काम करता है। ठीक है, अब क्यूबिट्स है, क्वांटम कंप्यूटर क्यूबिट्स पे काम करेगा। इस पे 0 और 1 दोनों का रिप्रेजेंटेशन होगा। एक ही वक्त में ये 0 भी दिखेगा, एक ही वक्त में 1 भी दिखेगा। आपने कभी ऐसा देखा है? कभी फैन को देखा है चलते हुए खूब तेज? ऐसा लगता है कि सारी पंखड़ियां एक ही बार में एक ही जगह पे। कभी ये नहीं दिखेगा कि ये वाला पंखड़ी खूब तेज पे चलता है तो। ओके, तो ये क्या होता है? सुपर पोजिशन इसको कहते हैं। एक ही इसका जो पंख होता है लगेगा कि वो हर जगह वही है। ये 3 पंख दिखता ही नहीं है, और कभी कभी तो लगेगा कि उसमें पंख ही नहीं है। ओके, हर जगह आपको यही दिखेगा। ये काफी क्लासिकल एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है। इसको कहते हैं जो हर जगह वही दिखेगा, सुपर पोजिशन कहते हैं। कि वो पंखड़ी दिखेगा कि यही यहाँ पे भी है, और यही यहाँ पे भी है, यही यहाँ पे भी है। इसको सुपर पोजिशन कहते हैं, सुपर पोजिशन। एक दूसरी चीज आपने फैन में देखा होगा कि जब ये फैन के 3 पंखुड़ी हैं, अगर आपने इसको इधर कर दिया, अपने आप ये यहां से आ जाएगा, ये यहां से यहां आ जाएगा, और ये यहां से यहां आ जाएगा। सिर्फ आपने एक को किया, एक को इधर से इधर पुश किया, ये यहां से ये यहां से। तो सुपर पोजिशन और इंटेंगलमेंट, ये क्यूबिट जो कंप्यूटर ये है, क्वांटम कंप्यूटर है, उसको मल्टीटास्किंग बनाते हैं। नॉर्मल जो क्लासिकल कंप्यूटर है उसको एक बार में एक ही टास्क करेगा, लेकिन क्वांटम कंप्यूटर वो एक बार में मल्टीपल टास्क करता है। जैसे कि होता है, ऐसा पॉसिबल है कि रोहित शर्मा एक समय में क्रिकेट खेल रहा हो 12 बजे, उसी 12 बजे रोहित शर्मा फुटबॉल भी खेल रहे हो, रोहित शर्मा हॉकी भी खेल रहे हो, उसी 12 बजे रोहित शर्मा वॉलीबॉल भी कर रहे हो। ये अगर रोहित शर्मा को क्यूबिट्स बना दिया जाए तो पॉसिबल है। क्यूबिट्स एंड क्लासिकल कंप्यूटर में यही है। Qubits can do multiple performance at the same times as compared to this, and you should remember this too. Okay. Next important news है, बर्लिन वेल है, ये गाना गाते हैं, और आपको भी दिखाता हूँ कैसे वो गाना गाते हैं। बर्लिन वेल्स, इसमें ब्लू वेल भी आती है। ब्लू वेल आपको पता है काफी बड़े होते हैं, वो 3-3, 4-4 ट्रक आप बड़ा बड़ा मिला देंगे उसके बराबर एक वेल होती है। ठीक है, तो 2 तरीके के वेल है, एक बलीन वेल्स होते हैं और एक टूथेड वेल्स होते हैं। टूथेड वेल्स में कौन कौन आता है? शार्क आ जाएगा, डॉल्फिन्स, प्रोपोइजेज, किलर वेल्स एंड स्पर्म वेल। तो प्लीज याद रखिएगा, ये दोनों साउंड निकालते हैं। एक का साउंड का इनका नहीं पता था कि बलीन वेल्स कैसे होते हैं। इनमें लैरिंग्स या इसको वॉइस बॉक्स होता है, उसके थ्रू होता है। इनमें क्या होता है, इनका जो है वो नसल पैसेज जो ह्यूमन के जैसे है ना, उसके जैसे इनका है। ठीक है, लाइक द ह्यूमंस। नहीं, जो बलीन वेल्स है उसमें लाइक द ह्यूमंस है, इनका नसल वेल्स है, इनका अलग है, स्पेशल ऑर्गन होता है। ठीक है ना, तो प्लीज जल्दी जल्दी हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं जो अभी तक हमने डिस्कस किया। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। Which of the following not a key element of the theorem? A. Elaborate costume, yoga and meditation, or offering of deities and ritual dance. आंसर दीजिए। आंसर आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। इसका डिस्कशन हम फ्यूरियस 5 सेशन जब लेंगे उस समय हम करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। Theorem performance are believed to have originated from
A. Classical dance form of the ancient India. B. Theravadin tradition of Buddhism. C. Tribal ancestors worship practice. D. Modern performance art movements. Please answer. Question number 3. Consider following statement about the Theyyam. Theyyam performers are believed to be a temporary embodiment of the divine beings. Theyyam performance often take place at the sacred grove known as the Kaus. Which of the above statement is are correct? 1 only, 2 only, both 1 and 2, neither 1 nor 2. Question number 4. Which of the following is not a core objective of WTO? Promoting free trade, restricting movement of the labor across border. C. Providing a forum for the trade negotiation. D. Settling trade dispute among the members. Please answer. Question number 5. Which of the following multilateral trade agreement is administered by the WTO? Agreement on the agriculture, General Agreement on the trade in service, Agreement on the trade related aspect of intellectual property right, TRIPS. Select the answer using the code given below. 1 only, 1 and 2 and 3, 1 and 3, 1, 2 and 3. Next question. The following descriptions related to the core principle in the specific field can exist in multiple states at the same time. Connections between elements allows for the synchronized change across distance. This field is most likely network theory, classical mechanism, quantum computing, genetic engineering. Please answer. Next question. Consider the following statement about the quantum computing. First, superposition allows a bit to represent multiple states simultaneously. 2. Entanglement involves linking qubits so their states become interdependent. Which of the statement given above is correct? 1 only, 2 only, both 1 and 2, neither 1 nor 2. Please answer. Next question. Which of the following phenomena is not fundamental principle of quantum computers? Superposition, B. Entanglement, D. Quantum decoherence, D. Parallel processing. Please answer. Next question. This is the last question. Consider the following statement. First, toothed whales and baleen whales use fundamentally different mechanism for vocalization. Statement 2. The largest animal always produces the loudest sound. Which one of the following is correct in respect to the above statement? Both statement 1 and 2 are correct. Statement 2 is the correct explanation of statement 1. Both statements are correct. Statement 2 is not correct explanation for the statement 1. C. Statement 1 is correct but statement 2 is incorrect. And D. Statement 1 is incorrect but statement 2 is correct. Please answer. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल एडिटोरियल पे है, काफी इंपॉर्टेंट है. एवरीथिंग इन द गार्डन ऑफ इलेक्शन इज नॉट लवली. जो हमेशा दिखता है वो हमेशा ब्यूटीफुल नहीं होता है. अभी इन्होंने ये आर्टिकल है वो चंडीगढ़ में जो अभी मेयर का इलेक्शन था और उसमें जो रिगिंग हुआ था, जो फ्रॉड हुआ था, उसके पे बेसिस है. सुप्रीम कोर्ट उस पर काफी हार्ड आया था. इन्होंने काफी अप्रिसिएट किया कि सुप्रीम कोर्ट ने एक तरीके से इंडियन डेमोक्रेसी को बचा लिया है. एक तरीके से यही हो जाता है ना कि एकदम ओपनली यू आर डूइंग एनीथिंग. तो ऐसा कंडीशन था. इस केस का नाम याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट केस हो गया. कुलदीप कुमार वर्सेज यूनियन टेरिटरी ऑफ चंडीगढ़ एंड अदर्स केस था. इसको आजकल चंडीगढ़ मेयर्स इलेक्शन भी कहते हैं. तो प्लीज रिमेंबर, इसमें इन्होंने कहा था कि ऐसे रिगिंग कॉमन है, लेकिन ये एकदम सामने आ गया. और यहाँ पे देखिए कि वो जो कर रहा था रिटर्निंग ऑफिसर, उसका एफिलिएशन था बीजेपी से, मतलब एक पार्टी से. और वो खुला मतलब वो देख रहा है कि यहाँ पे लगा है कैमरा, फिर भी ही इज डूइंग. मीन्स उसको कुछ तो इम्यूनिटी लग रही थी ना कि कुछ ना कुछ क्या हो जाएगा, कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा. हो भी सकता है बाद में उसको बड़े टिकट भी मिल सकती है. तो यहाँ पे बोला है कि जो अभी का कंडीशन है, सुप्रीम कोर्ट या जो सुप्रीम कोर्ट का काफी रोल होगा. फिर इन्होंने कहा कि जो जिस तरीके से अभी हमने देखा है कि relatively insignificant officers bearer of the municipal corporation had the courage to subvert the electoral process with the impunity points to the times we are living in. तो इन्होंने कहा कि जिस तरीके से वो कर रहा था, उसको लग रहा था कि वहां पे रिकॉर्ड हो रहा है, फिर भी उसको कुछ फर्क नहीं था. तो इस तरीके से कहीं ना कहीं दिस इज द इट इज बैफलिंग दैट द हाई कोर्ट
जब चंडीगढ़ हाई कोर्ट में गए थे तो उन्होंने कहा कि हमको नहीं लेना इससे, यहाँ तक हाई कोर्ट का ये स्टैंड था, साफ साफ वीडियो में दिख रहा है, तब सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ा था। यू कैन सी दैट व्हाट इज द कंडीशन, could not detect the defacing of the valid ballots by the officer of the obvious political benefit। यहाँ पे फिर इन्होंने कहा कि इलेक्टोरल जो रूल्स होते हैं कैसे डिक्टेट होते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1950 है और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 है। प्लीज इस दोनों को याद रखिएगा, ये दोनों अलग अलग एक्ट है, एक इलेक्शन के पहले का प्रोसेस है, एक इलेक्शन के बाद का प्रोसेस है। ठीक है, दोनों में दोनों कंडीशन है कि इलेक्शन के पहले क्या क्या होता है कि प्रिपरेशन ऑफ द रोल्स, जो इलेक्टोरल रोल्स होता है, बाद में क्या होता है, बाद में जब रिजल्ट आ जाता है यू शुड नो कि रिजल्ट कैसे डिक्लेयर होगा, काउंटिंग कैसे होता है, तो दिस इज ऑल अबाउट। ओके, तो यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि कहीं ना कहीं लॉ तो बना देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो लोग उसको इम्प्लीमेंट करते हैं उनके हाथ में भी बहुत कुछ होता है कि कैसा लॉ को परसीव किया जाएगा। तो दिस इज हियो। अभी इन्होंने लिखा है कि अभी जो रिलीजन का यूज है इलेक्शन में वो बहुत ऑब्वियस होने लगा है, और अभी हमने देखा है कि राम टेम्पल का कॉन्सिक्रेशन सबसे हुआ है, तब से जो इमोशनल पिच है वो बहुत हाई है। तो इलेक्शन जो अभी होने वाला है 2024 में, कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट रहेगा, थोड़ा भी रिलीजियस यूज का बहुत बड़ा इम्पैक्ट हो सकता है। तो इन्होंने कहा है कि हमारे पास सेक्शन 123 ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 का ऑलरेडी है, जो मना करता है कि आप रिलीजियस थिंग का यूज नहीं कर सकते हैं फॉर द कैंपेन एंड फॉर द योर इलेक्टोरल कैंपेन, वोट मांगने के लिए। तो यहाँ पे साफ साफ आर्टिकल 123 क्लॉज 3 जो है ले emphasis ऑन द consequence ऑफ यूजिंग द रिलीजन एंड रिलीजियस सिंबल इन द इलेक्शन। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का भी दो फेमस जजमेंट है, जियाउद्दीन बुरहानुद्दीन बुखारी वर्सेज ब्रिजमोहन रामदास मेहरा एंड अदर्स केस 1975 का है, एंड अभिराम सिंह वर्सेज सीडी कोमाचेन केस है। तो प्लीज रिमेंबर कीजिएगा कि ये दोनों भी रिलीजियस यूज को प्रोहिबिट करते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट फ्रॉम द दिस न्यूज। ये सेक्शन 123 का जो सेक्शन 3 है याद रखिएगा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट न्यूज जो है वो हमारे लिए कोई खास रेलिवेंट नहीं है। यहाँ पे ये हो गया कि इंडिया में साइंस जो कॉन्फ्रेंस होता है कैसे होता है, वहाँ पे ब्यूरोक्रेटिक रिफ्लेक्शन होता है, हायरार्की दिखती है, क्वालिटी और जो मेरिट होता है वो नहीं देखते हैं, ऐसे यहाँ पे बोला गया है। फिर यही सब है यहाँ पे जो हमारे लिए कोई खास रेलिवेंट नहीं है, वी विल नॉट गो इनटू द डिटेल। दूसरा वाला एडिटोरियल यहाँ पे जो है वो इंग्लैंड्स बैचबॉल चैलेंज्ड इंडिया एट द होम बट इट वाज क्लियरली द बेटर टीम। तो कहीं ना कहीं ये हम क्रिकेट से रिलेटेड है, वी विल नॉट गो इनटू द डिटेल। फिर हम देखते हैं कि पाकिस्तान में जो इलेक्शन चल रहा है, जो वहाँ पे रिजल्ट है, ऑलरेडी हमने काफ़ी इसको डिटेल में देखा है, तो वी विल नॉट गो इनटू द दैट मच डिटेल। ऑलरेडी हमको पता है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज शरीफ का जो पॉलिटिकल पार्टी है उन्होंने अलग अदर पॉलिटिकल पार्टी के साथ मिलकर गवर्नमेंट बनाया, डिस्पाइट कि इनके 75 सीट थे। जो इमरान खान का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ था, इसको डिस्पाइट पूरी आर्मी उनके अगेंस्ट थी, फिर भी लोगों ने 93 सीट दिया है, और कहीं ना कहीं इनको सीट ओवरऑल ज़्यादा था। कहीं ना कहीं इनका आरोप है कि रिगिंग हुई है। तो अब यहाँ पे सब लोग मिलके बना है, सबको कुछ कुछ अच्छा अच्छा चीज़ मिल गया है, जैसे कि नवाज शरीफ की बेटी है मरियम नवाज, उनको जो पाकिस्तान का पंजाब है उसका चीफ मिनिस्टर बना दिया गया है, पहली वुमेन चीफ मिनिस्टर है। आसिफ अली जरदारी हैं जो बेंजीर भुट्टो के हस्बैंड हैं, उनको प्रेसिडेंट का पोस्ट दे दिया है। तो और नवाज शरीफ के भाई को प्राइम मिनिस्टर का पोस्ट मिल गया। तो दिस इज ऑल अबाउट। नेक्स्ट न्यूज इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज विद रिस्पेक्ट टू द लैंड मैनेजमेंट एंड एक्सपेंसिव लैंड मैनेजमेंट पॉलिसी इज ओवरड्यू।
यहाँ पे है कि इंडिया में जो लैंड मैनेजमेंट का या ओवरऑल ग्लोबल लेवल पे वो उतना अच्छा नहीं है, और लैंड का बहुत ही सेंट्रल रोल है। कहीं पे भी देखिए, आपको खेती करना है लैंड चाहिए, इंडस्ट्री लगाना है लैंड चाहिए, आपको स्कूल खोलना है लैंड चाहिए, हॉस्पिटल खोलना है लैंड चाहिए, सर्विस सेक्टर में जाना है कहीं ना कहीं ऑफिस के लिए लैंड चाहिए। लैंड इज हैज द इट्स प्रोवाइड द इकोलॉजिकल, इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल सर्विस। और इसके लिए हमारे पास जो ग्लोबल स्टेज पे है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, और इसका जो कॉन्फ्रेंस हुआ था 2019 में सीओपी 14 और न्यू दिल्ली में हुआ था, इसने क्लियरली कट डिस्कशन हुआ था कि व्हाट आर द प्रॉब्लम ऑफ लैंड डिग्रेडेशन एंड डिफरेंट कंट्रीज में क्या इसकी हालत है। बिसाइड दैट एक चीज और है कि आईपीसीसी जो है, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, इसने भी अपना स्पेशल रिपोर्ट भी उसी साल दिया था ऑन द कंट्री लेवल स्टॉक टेकिंग ऑफ द लैंड मैनेजमेंट प्रैक्टिस, डिफरेंट कंट्री के लेवल पे क्या है। तो ये सब चीजें याद रखिएगा। एक और ये प्रीलिम्स के लिए याद है कि एफएओ जो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इसका भी रिपोर्ट है, स्टेट ऑफ द वर्ल्ड लैंड वाटर रिसोर्स फॉर द फूड एग्रीकल्चर, द सिस्टम एट द ब्रेकिंग पॉइंट। यहाँ पे बोला है कि द सिस्टम एट द ब्रेकिंग पॉइंट, तो इसको ध्यान में रखिएगा। फिर इन्होंने क्या क्या इश्यू बताया, एक तो बताया कि जो हमारा सेक्टोरल अप्रोच है लैंड मैनेजमेंट का, इश्यू को देखिएगा। सेक्टोरल अप्रोच है, जैसे कि लैंड मैनेजमेंट स्टेट गवर्नमेंट का जुरिडिक्शन है, कल्चरल लैंड है उस पर प्राइवेट ओनरशिप है, और जो ब्यूरोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेटिव कॉम्प्लेक्सिटी है कि फ्रेगमेंटेड अप्रोच है, रेगुलरिटी बैरियर्स करते हैं, ये सब लैंड मैनेजमेंट में कहीं ना कहीं काफी हार्मफुल है। अब लैंड मैनेजमेंट की बात कीजिएगा, इंडिया का क्या कंडीशन है। इंडिया टोटल जो वर्ल्ड का लैंड है उसका 2.4% इंडिया के पास है, लेकिन पॉपुलेशन इंडिया के पास 17% है। तो कहीं ना कहीं प्रेशर जो होगा वो काफी हाई है। दूसरी बात, हमारे पास जो लैंड है उसका 55% एरेबल है जिस पे खेती की जा सकती है, 22% फॉरेस्ट लैंड है तो इसको हम बचा के रखें। बच्चे जो 70% 30% है, दैट इज अराउंड द अदर थिंग रेस्ट लाइक द डेजर्ट माउंटेन्स, ये सब है। और इन टोटल में अराउंड 30% ऑफ द टोटल जियोग्राफिकल एरिया इज डिग्रेडेड लैंड। इस टोटल में बता दें, इसमें 28% ये डेजर्ट माउंटेन ये सब हुआ, लेकिन टोटल का 30% जो है वो डिग्रेडेड है। ओके, सो डिग्रेडेड, बिसाइड दैट क्यों डिग्रेडेड है, क्योंकि हमने देखा कि पॉपुलेशन, डिफरेंट टाइप ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर प्रेशर जो है, जैसे कि रैपिड अर्बनाइजेशन है, सोशल कल्चर इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट है, सब इस पे वेरी हाई प्रेशर क्रिएट करता है। उसके बाद जो लैंड यूज कॉन्फ्लिक्ट को भी लेके देखते हैं, उसका इम्पैक्ट इकोलॉजिकल फ्रिक्शन फंक्शनिंग पे भी पड़ता है। तो ये जितने भी प्रेशर है लैंड पे, वो केवल लाइवलीहुड पे भी इम्पैक्ट नहीं करता है, जो इन्वायरमेंटल रिसोर्स है, उनके नेचुरल इकोसिस्टम है, एंड इट्स कॉज लॉट ऑफ डिजास्टर्स सच एज द फ्लड, ड्रॉट, टेम्परेचर राइज, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, सब कुछ में इसका कहीं ना कहीं काफी भागीदारी है। अब ये कह रहे हैं कि फ्रेगमेंटेड अप्रोच को हटा के हमको एक इंटीग्रेटेड अप्रोच लाना पड़ेगा। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जितने भी एग्रीकल्चर, नॉन एग्रीकल्चर जो भी लैंड है उसको एक कमेटी के अंडर में लाइए। और इन्होंने बताया कि ऑलरेडी हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है वो कमेटी आर्टिकल 243 ZD1 के अंडर में है। वो बोलता है कि हमारा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी होगी, और अगर इसको हम मजबूत करना स्टार्ट करें तो ऑलरेडी वी कैन डू ए लॉट टू मैनेज दिस लैंड। तो वही कह रहे हैं कि इसके अंडर में सारे वो लाइए। और ऑलरेडी देयर इज द यूके पार्लियामेंट्री ऑफिस ऑन द साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इट्स ब्रीफ, इन्होंने अपना ऑब्जर्वेशन दिया है। क्या ऑब्जर्व किया, जो इनका हेडिंग था वो था सस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट, मैनेजिंग लैंड बेटर फॉर द इन्वायरमेंटल बेनिफिट्स। इन्होंने कहा है कि action for the addressing and adapting to the climate change, achieving flood security and tackling biodiversity crisis, all embedded in the a proper land management. Okay, this based on the this depend upon how the land is managed. So this is all about for the land management. This is important, please remember GS पेपर 3 में डिजास्टर मैनेजमेंट हो, लैंड रिफॉर्म हो, इन्वायरमेंटल के अंडर में लैंड डिग्रेडेशन हो, सब में इसका आप यूज कर सकते हैं।
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज काफी इंटरेस्टिंग है। इसका है कि हाउ रसा इकोनॉमी आफ्टर 2 years ऑफ द वॉर। तो आपको लगेगा कि वॉर है, रसा का इकोनॉमी एकदम हालत खराब होगा, पर ऐसा नहीं है। रसा का इकोनॉमी अच्छा चल रहा है। और अगर कंपेयर कीजिएगा कि इसका जो जीडीपी ग्रोथ है 2.6% है। यूरोप के जो कई कंट्री हैं जैसे यूके का अभी 0.6 है ग्रोथ रेट। ओवरऑल यू का 0.9 है। तो आप कंपेयर कीजिए इसकी तुलना में, तो इसका ज्यादा है ना 2.6। और अभी देखेंगे जो बजट डेफिसिट है वो सिर्फ 1% है, रिमेन बिलो 1% ऑफ द जीडीपी। लेकिन अगर इनका देखिए यूके का, ईयू का 5.1% यूके का है, ईयू का 2.8% है। Since 2002 it has imposed the massive interest rate on the hike। इन्होंने यहाँ पे बोला है कि जो यहाँ की इनकी जो सेंट्रल बैंक है उसने काफी इसको कंट्रोल करने में, इकोनॉमी में हेल्प किया है। इंटरेस्ट रेट हाई किया है, इससे जो इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया हुआ है। ओके। एंड अगर इन्होंने जैसे वेस्टर्न कंट्री ने सोचा सैंक्शन लगा के रसा के के ट्रेड को, एक्सपोर्ट को, ये सब इम्पॉसिबल करें, तो कहीं ना कहीं इन्होंने इसका ढूंढ लिया रास्ता। इन्होंने लूप होल्स ढूंढे हैं और अपने मार्केट ढूंढे हैं, जैसे तुर्की, चाइना, सर्बिया, बल्गारिया और इंडिया भी है, जहाँ पे आराम से अपना ऑयल एक्सपोर्ट कर रहे हैं और पहले से ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं ट्रांजैक्शन के लिए इंटरमीडियरीज कोई भी करेंसी ऑप्ट करके ये कर रहे हैं। अब यहाँ पे बोल रहे हैं कि वार के कारण ऐसा नहीं है कि पॉजिटिव इम्पैक्ट भी आया है, जो जैसे मिलिट्री को पे कर रहे हैं, इम्यूनिशन है, टैंक है, प्लेन्स है, कंपनसेशन फॉर द डेड है, ऑल जितना भी ये है, कहीं ना कहीं जीडीपी में इसका पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन हो रहा है। तो वॉर अगेंस्ट यूक्रेन इज नाउ द मेन ड्राइवर ऑफ द रशियन इकोनॉमिक ग्रोथ, ये बोला यहाँ पे। तो ये बोल रहे हैं कि रसा, अब क्या रसा जीत जाएगा तो फायदा, जीत जाएगा तो फायदा नहीं है, क्योंकि जीत जाएगा तो जो डिस्ट्रक्शन यूक्रेन में किया है अब सब बनवाना पड़ेगा। उसने तो शहर के शहर तहस नहस किए हैं, तो उसको कंस्ट्रक्ट करवाना पड़ेगा, कंस्ट्रक्ट में पैसे लगेंगे। तो वो क्या चाहता है, और अगर हार गया तब तो डिब्बा खेलना है, हारना तो सोच भी नहीं सकता रसा। जीतना नहीं चाहेगा, जीतने की जगह पे क्या करेगा, ये प्रोलॉन्ग करेगा, ये युद्ध लंबा हो, ताकि रिस्पॉन्सिबिलिटी यूक्रेन का नहीं हो। और कंप्लीटली जीत गया तो भी दिक्कत है, आइसोलेशन भी में भी जाएगा। सारे यूरोप, यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया सब आइसोलेट करेंगे, तो चाइना से दोस्त बनेगा। और चाइना देखेगा कि मजबूरी है, केवल मैं ही इसका सहायक हूँ, तो उसको अपना सेकंड ग्रेड टाइप का ट्रीट करेगा। तो कहीं ना कहीं रास्ता का यही एम अभी है कि इस जो युद्ध है उसको प्रोलॉन्ग किया जाए, लंबा खींच के ले जाया जाए। दिस इज द ऑल अबाउट। नेक्स्ट न्यूज है, काफी इंटरेस्टिंग है ये भी। व्हाट इज द लास्ट लेटेस्ट रो बिटवीन द ट्रम्प एंड द नाटो। अब ट्रम्प का आप जानते हैं, उनका नया नया एक तरीके से स्टैंड होता है। उन्होंने यहाँ पे बोला है कि नाटो के जो कंट्रीज हैं, नाटो के जो यूरोपियन कंट्रीज हैं, नियर अबाउट मैक्सिमम यूरोप के कंट्री है, 30 से ज़्यादा कंट्री हैं और यूरोप उसमें मैक्सिमम है। तो ये कह रहा है कि ये बिना पैसा खर्च किए ही सिर्फ सुरक्षा का फायदा उठा रहे हैं। जैसे कि मैं कहूँ कि मेरा एक गाड़ी है और वो जब एक्सीडेंट होगा तो पैसे आप दे दीजिएगा, लेकिन प्रीमियम नहीं भरूंगा। होता है ना कि आपको हर महीने 300, हर 2 महीने या 1 साल पे 2000 4000 का प्रीमियम भरना पड़ता है। ये कहने कि ये प्रीमियम नहीं भर रहे। प्रीमियम इनका ये दिया गया है, वो आर्टिकल 3 जो नाटो का लॉ है, नाटो का इन्होंने उसमें आर्टिकल 3 में बोला है कि दे हैव टू पे टू बूस्ट द डिफेंस कैपेबिलिटी, और ये फिक्स किया गया था कि 2% है। और पूरे यूरोप में नियर अबाउट 27 कंट्रीज हैं, और उनमें से केवल नॉर्वे, पोलैंड, इस्टोनिया एंड अल्बानिया यही ये 2% दे रहे हैं। बाकी सबों ने इसमें कुछ ना कुछ कमी करा है शेयर में। तो अब ट्रम्प कह रहे हैं कि हम आएंगे तो हम तो ये जो ये दे नहीं रहे हैं उनको छाट देंगे, हम कहेंगे कि उनसे हमको कुछ नहीं लेना है। और यहाँ तक कहा है कि रसा से तो हम बोलेंगे जो करना है करो। यहाँ बोला है कि ही वेंट ऑन टू स्टेट दैट ही वुड इनकरेज रसा टू डू व्हाटएवर इट वांट। तो कहीं ना कहीं ये आजकल यूएस में इसका कहीं ना कहीं है, क्योंकि यूएस कांग्रेस ने भी जो यूक्रेन एड बिल है, यूएस पैसा देने वाला था यूक्रेन को, और यूक्रेन इसीलिए लड़ रहा था बीच में, अभी कमजोर पड़ा है क्योंकि ये बिल अटका हुआ है। यूएस कांग्रेस उसको नहीं पास कर रहा है कि हम दूसरे के युद्ध का भार खुद क्यों उठाए।
और नाटो कलेक्टिव डिफेंस पे करता है। कलेक्टिव डिफेंस मतलब कि अगर हम 10 दोस्त हैं और हमने कह दिया कि अगर एक को भी किसी ने मारा तो ऐसा समझा जाएगा कि 10 को मारा है, 10 मिलकर मारेंगे। यही है आर्टिकल 5 इसका जो है नाटो का, वो यही बोलता है कि इफ देयर विल बी द अटैक ऑन द वन मेंबर इट विल बी कंसीडर्ड एज द एन अटैक अगेंस्ट द ऑल मेंबर। तो दिस इज ऑल अबाउट, यहाँ पे रिजल्ट बता रहे हैं कि अगर यूएस हट गया तो हालत खराब हो जाएगी यूरोपियन कंट्रीज की। ऑलरेडी वो नहीं कुछ कर पा रहे हैं इतना मिलके भी। रशिया का जो कंपेयर करें एज पर द रशिया एस्टिमेट, उसका तो आर्टिलरी हर चीज में उस समय तो डोमिनेटिंग है। तो दिस इज ऑल अबाउट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज क्रिप्टो करेंसी को लेके है। यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी का एक आप कॉन्सेप्ट जानिएगा कि प्रूफ ऑफ वर्क क्या होता है। प्रूफ ऑफ वर्क, Bitcoin miners rely on the advanced computer equipment to solve a complex mathematical puzzle through a process known as the proof of work। इतना आप इस चीज को ध्यान रखिएगा। इसको मैं सिंपल भाषा में समझाऊं, क्या है बिटकॉइन। बिटकॉइन एक डिजिटल करेंसी है। जैसे आप जाते हैं ना, फोन पे से पे करते हैं, आप दिखा देते हैं, एक एक्सचेंज नहीं होता। जैसे आप कॉइन हाथ में लेते हैं तो यू फील, नोट होता है उसको आप टच कर सकते हैं। ये पैसे को लाखों रुपए आप इधर से उधर कर देते हैं, कोई टच नहीं होता, बस आप स्क्रीन में दिखा देते हैं ये लाख लिखा हुआ आ गया, ये पेड है, पेड है, यही होता है ना। सेम ऐसे ही बिटकॉइन भी होता है, यू कैन नॉट टच। और इसको जनरेट करने के लिए क्या करना होता है, एक कंप्यूटर पे मैथमेटिकल इक्वेशन होता है, उसको सॉल्व करना होता है। जैसे कि आप गेम खेलते होंगे, कोई ना कोई गेम खेलते हैं, पॉइंट मिलता जाता है। फिर जब हायर पोजीशन में जाते हैं कि पॉइंट मिलना डिफिकल्ट हो जाता है, जो जो दूसरे लेवल पे आते हैं, जब बहुत हाई लेवल पे जाते हैं वहां पे आपका बहुत ही जल्दी होता है कि यू विल उस गेम में जो आपका प्लेयर होता है वो डाई हो जाएगा, आप हार जाएंगे। वो बहुत कठिन हो जाता है एक तरीके से देखिए तो। ऐसे ही इसमें भी एक इक्वेशन होता है, एक तरीके का गेम होता है। अगर आप इक्वेशन को अगर सॉल्व कर लेंगे तो आपको रिवॉर्ड मिलेगा, वही पैसा हो जाता है, उसी को माइनिंग कहते हैं। लेकिन वो नॉर्मल कंप्यूटर से नहीं हो पाएगा, उसके लिए बहुत बड़े बड़े कंप्यूटर, माइनिंग करने के लिए बहुत टाइम लगता है। और कंप्यूटर में अगर ज़्यादा बड़ा लेवल का कंप्यूटर, उसमें इलेक्ट्रिसिटी बहुत हाई कंज्यूम होती है। कहीं ना कहीं अगर इलेक्ट्रिसिटी हाई हो रही है तो इन्वायरमेंट का इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से आएगा, कोल पावर कुछ ऐसे से आएगा ना, तो कहीं ना कहीं इन्वायरमेंटली दिस इज नॉट गुड। तो ये इसी के बारे में है। So this is all about, you should know that what is this proof of work, what is this Bitcoin halving. It refers to the 50% reduction in the reward paid to the Bitcoin miners who successfully process other people's cryptocurrency transactions so that they can be added to the public digital ledger known as the blockchain। ठीक है, जैसे बही खाता होता है ना, ब्लॉकचेन एक तरीके का बही खाता है, और उसमें किसी का पैसा है, अब खाता में जोड़ देने के लिए जो माइनस को मिलेगा वो 50% उसका मनी वो खुद ले लेता है, रिड्यूस हो जाएगा, और उसको वो कहेगा कि बिटकॉइन हाफिंग अगर उसमें ऐड करता है तो दिस इज ऑल अबाउट। हियर आई विल bring here I will conclude my session because I hope that we have covered most of the area. So thank you for joining the session. All the best. Jai Hind.